भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु जी, गुरुदेव, वंदे माता जी, भागवत। और आप सभी को मेरा प्रणाम। और अभी चलते हैं, आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा पुराण चतुर्थ मंडल देव संस्कृति खंड का पहला अध्याय। बहुत धीरे धीरे चल रहा है ये अध्याय, और इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा और विद्या, भारत की संस्कृति के बारे में। तो हम लोग हैं पेज नंबर 28, जो श्लोक नंबर 53 से पहले वाली दो कहानियां जो हैं वहां पर हैं हम लोग। विनोबा के सहायक वल्लभ स्वामी। और देखिए, आश्रम व्यवस्था का शिक्षण ही महामानवों की पृष्ठभूमि बनाता है। सन 1920 और 21 की बात है। अभी मुझे आज सुबह जब पढ़ने लगी तो लगा 100 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पर, कि उसके अंदर 1920 और 1921 में गांधी जी साबरमती आश्रम में राष्ट्रीय शिक्षण प्रक्रिया का प्रयोग बड़े उत्साह पूर्वक चला रहे थे। विनोबा जी उसके इंचार्ज थे, और प्रतिभावान विद्यार्थियों की तलाश की जा रही थी ताकि जो लोग देश का काम कर सके। इन्हीं छात्रों में एक वल्लभ भाई भी थे, जो आगे चलकर वल्लभ स्वामी के नाम से प्रख्यात हुए। इन दिनों आंदोलन और शिक्षा कार्यक्रम को अलग अलग रखने के लिए वर्धा के अंदर एक आश्रम बना। विनोबा भावे अपने छात्रों को लेकर वहां चले गए। इन्हीं छात्रों में से सबसे प्रतिभावान कौन थे? वल्लभ स्वामी। उन्होंने विनोबा भावे की बहुत सहायता की। छोटी आयु होते हुए भी उन्होंने बड़े बड़े उत्तरदायित्वों को संभाला, और वर्धा आश्रम की प्रवृत्तियां उससे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और वल्लभ स्वामी आगे बढ़कर सबसे ज्यादा काम करते रहे, बड़े मन लगा के हाथ बटाते रहे। जो भी उन्हें काम दिया बड़ी तल्लीनता से उन्होंने किया। और सर्वोदय का कार्य पद्धति का जो शिक्षण चला और उसका विस्तार इतना हुआ, देशव्यापी सर्व सेवा संघ की स्थापना हुई, और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी जी ही बने। और उसके द्वारा गांधीवादी साहित्य का सुविस्तृत प्रकाशन हुआ। विनोबा भावे के भूदान यज्ञ के प्रवास की समुचित व्यवस्था बनाना उन्हीं के जिम्मे था। एक उत्तरदायी, प्रामाणिक और प्रतिभावान कार्यकर्ताओं ने उस समय के रचनात्मक कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। 58 वर्ष की आयु में ही वो इस संसार को छोड़ के चले गए, किंतु उनकी अपनी आत्मा अपने कार्य से पूर्णतः संतुष्ट थी। अपनी आत्मा हमारे अपने कार्यों से संतुष्ट हो, ये बहुत ही मुश्किल है, और ये जब हो जाए तो कैसे अच्छा जीवन है। ठीक है ना? हाँ। और हंसराज जी की समांतर शिक्षण प्रणाली। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय जो शिक्षा की प्रणाली थी, उस समय शिक्षा की जो जरूरत थी, वो कुछ ऐसे महारथी हुए हैं जिन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा। हमारे पड़ोस में ही फरीदाबाद में एक राजकन्या आंटी थे, उनसे मिलना हुआ, और उनसे जब मैं मिलने गई तो आंटी ने बताया कि जब वो लोग पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और वो पाकिस्तान को जो भारत, जो हिस्सा पाकिस्तान बना और उस हिस्से से भारत के इस हिस्से में आए, और वहां पर जब देखा शिक्षण व्यवस्था, जो यहाँ पर उन्होंने लिखा है गुरुदेव ने, कि अंग्रेजी सरकार के जितने भी स्कूल थे वो क्या बनाते थे, अंग्रेजी सरकार के लिए पिट्ठू बनाते थे। जैसे पिट्ठू मैंने ऐसे स्टूडेंट बनाते थे कि जो सिर्फ अंग्रेजी सरकार का ही काम करे, भारत के लिए कोई काम ना करे। तो उस समय की जो शिक्षण व्यवस्था थी वो ऐसी ही चल रही थी। देखिए, ये आजादी से पहले की बात यहाँ पर आ रही है। और जो राजकन्या आंटी मिले थे मुझे, उन्होंने बताया था आजादी के बाद की 2-2 रुपए के अंदर उन्होंने स्कूल की फीस लगाई थी। और ये जो डीएवी कॉलेज, डीएवी स्कूल, दयानंद स्कूल, इस तरीके के उन लोगों ने स्कूल चलाए थे। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो महात्मा हंसराज जी की। अब देखिए, विद्यार्थी हंसराज जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनको ऐसी समस्या आती थी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अपनी पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएट होने के उपरांत हंसराज जी महात्मा हंसराज हो गए, और शिक्षा संस्थाएं खोलने, खुलवाने, शिक्षा देने और उन्हें सुनियोजित करने में वो सारा समय लगाते। वे अपने वतन लाहौर तो कभी कभी ही जाते थे, और पूरा उत्साह उन्होंने कहाँ लगाया? शिक्षण का स्थापना के अंदर। गुरुकुल ज्वालापुर
हरिद्वार उन्हीं की स्थापनाओं में से एक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि दीपक के नीचे अंधेरा ही रहता है और उसका प्रकाश दूर पड़ता है। इसी प्रकार साधु महात्माओं को उनके आसपास वाले लोग समझ नहीं सकते, दूर रहने वाले उनके भाव से मुग्ध हो जाते हैं। आगे है, अगला पैराग्राफ को हम ध्यान से पढ़ते हैं। यदि आत्महत्या करनी हो तो एक निहानी ही पर्याप्त है। यदि अपने आप को मारना हो, अपनी आत्महत्या करनी हो तो ज्यादा सामान नहीं चाहिए, लेकिन यदि दूसरे को मारना हो तो हमें ढाल भी चाहिए और तलवार भी चाहिए। इसी प्रकार जब हमें लोक शिक्षा देनी हो तो हमें बहुत से शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, अनेक तर्क युक्तियों से विचार करके समझाना पड़ता है। और यदि स्वयं को लाभ देना हो तो केवल एक ही बात पर विश्वास करने से हो सकता है। तो यहाँ पर तो महात्मा हंसराज जी की बात आई कि उन्होंने जब शिक्षा प्रणाली जो प्रारंभ की होगी तो कितनी समस्याओं का सामना किया होगा, और वो भी अंग्रेजी राज्य के अंदर। तो ये तभी वो महात्मा कहलाए। आगे है श्लोक नंबर 53 के अंदर चलते हैं। पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त, अब हमने पुस्तक का ज्ञान तो ले लिया, उसके अतिरिक्त हमें क्या चाहिए? व्यवहार, कौशल और श्रेष्ठता संपन्न स्वभाव बनाने के लिए उसी के अनुरूप हमें वातावरण, मार्गदर्शन एवं साधन भी होने चाहिए। ऐसी विशेषताओं से युक्त शिक्षण पद्धति जहाँ है वहाँ पढ़ने, पलने और बढ़ने वाले बालक सर्वतोन्मुखी प्रगति करते हैं तथा जीवन में अन्य लोगों के लिए प्रमाण बनते हैं। अस्तु घर परिवार से विद्यालय की भूमिका आरंभ होकर तब तक चलनी चाहिए जब तक कच्ची आयु पार करके प्रौढ़ता, परिपक्वता की भूमिका ना निभाने लगे। जब ऐसा हो जाए तब समझना चाहिए कि बालक का निर्माण हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम किसका निर्माण कर रहे हैं? बालक का। और हम साथ में हम पढ़ रहे हैं भारत की संस्कृति। अब इसको हम दोनों को हम समझेंगे। अब जब हमने बच्चे को ज्ञान दिया तो हमने उसको क्या शिक्षा दी, पुस्तकीय ज्ञान दिया, अक्षर ज्ञान दिया। उसके साथ साथ हमने उसको व्यवहार, कुशलता पूर्वक अपने कार्य को करना और श्रेष्ठता संपन्न स्वभाव बनाने के लिए हमें वैसा ही वातावरण बनाना चाहिए ही, वैसा ही हमें उनको मार्गदर्शन और वैसे ही हमारे पास साधन होने चाहिए ताकि बच्चों का जो व्यवहार है, उनका काम करना, अब जैसे कि कुशलता, अब बच्चों के अंदर हम लोग कौशल की बात हुई यहाँ पर, तो कला हम डालें बच्चों के अंदर बचपन में ही, ऐसा वातावरण बने कि बच्चे संगीत के माध्यम से संगीत सीखें, दूसरा जैसे ड्राइंग सीखें, या अपने घर की साफ सफाई, सज्जा व्यवस्था, ये सारे काम जब बच्चे करें तो वो कला कौशल में निपुण हो जाएंगे। तो ऐसा फिर साधन भी चाहिए ना, फिर उनको ऐसा कागज भी चाहिए, उनको ड्राइंग के कलर भी चाहिए, संगीत के लिए वाद्य यंत्र भी चाहिए और समय भी चाहिए। तो एक ऐसा वातावरण बनाना, और ये प्रणाली, ये कार्यक्रम कब तक चलना चाहिए? जब तक कि वो युवा हो जाते हैं। तब एक बालक का जो हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक बालक का निर्माण हो गया। इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। जीवन बहुरंगी है, यहाँ तरह तरह की परिस्थितियों से, भिन्न भिन्न मन स्थिति के व्यक्तियों से निरंतर पाला पड़ता है। परिस्थितियां हमेशा अलग अलग होंगी और व्यक्तियों का स्वभाव वो भी अलग अलग होगा। कोई, आज मैं ऐसा सोच रही थी कि जैसे सबका स्वभाव अलग अलग क्यों होता है। हम लोग ज्योतिष भी पढ़ी थी, तो ज्योतिष के अंदर जब बालक का जन्म होता है तो उसके अंदर एक बताई जाती थी बात कि उसका जन्म जो है लोहे के पावे में हुआ, सोने के पावे में हुआ, चांदी के पावे में हुआ, ऐसा वहां पर बताया जाता था। तो जिस व्यक्ति का स्वभाव, जिसका जन्म चांदी के पाए से हुआ, पाए में हुआ, ऐसे जो वो बोलते थे, तो उसका स्वभाव कैसा होगा? चांदी जैसा शीतल। और जिसका स्वभाव सोने जैसा, सोने के पावे में, तो सोने जैसा चमकदार, उज्जवल, तपने की प्रवृत्ति, और तपने के बाद निखरना उसको जरूर। और जिसका लोहे और तांबे के पाए में हुआ तो उसका स्वभाव कैसा होगा? उसका स्वभाव होगा एकदम, जरा सी भी गर्मी आई तो उसके शरीर गर्म हो जाता होगा, करंट पास हो जाता होगा। तो एक जो तरह तरह की मन स्थिति के लोग जो हैं वो हमें मिलेंगे, लेकिन हमें इतना व्यवहार कुशल होना चाहिए कि हम हर तरीके के, कैसे भी व्यवहार के लोग हमारे पास आए, लेकिन हम अपनी स्थिति को कैसा रखें? एक समभाव में रखें। हमारे अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ऐसी मन स्थिति होनी चाहिए हमारी,
तो यहाँ पर लिखा कि भिन्न भिन्न मनस्थिति के व्यक्तियों से निरंतर पाला पड़ता ही रहता है, और जीवन संग्राम में सफल होने के लिए व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना अत्यंत अनिवार्य है। अब जीवन तो एक संग्राम है, उसमें यदि हमने सफल होना है तो सबसे पहले व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना अति अनिवार्य। इस विधा का शिक्षण किसी विद्यालय में अलग से नहीं दिया जाता। अब ये तो कोई नहीं पढ़ाता, ये तो हमें स्वयं सीखना होता है, या हम माता पिता बच्चों को हम ये बात समझा सकते हैं। अपितु समग्र शिक्षण पद्धति ही ऐसी होती है जिससे उससे जुड़ने वाले छात्र सर्वांगपूर्ण विकास कर सकें। शिक्षण तभी समग्र माना जाता है जब बच्चे को परिवार संस्था से लेकर गुरुकुल तक निरंतर इसी प्रकार मार्गदर्शन मिलता रहे। एक बार मन स्थिति के सांचे में ढलने पर जीवन का एक अंग बन जाती है, तब यह प्रयास पुरुषार्थ सफल हुआ माना जाता है। तो ये हमने किसकी बात की यहाँ पर? व्यवहार कुशलता की बात की। ठीक है, कि हम बच्चों का विकास कैसे करें? सर्वांग पूर्ण रूप से उनका विकास हम कर सकें। तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि फिर बड़े होने पर हमारे साथ भी बच्चे वैसे ही व्यवहार कुशल होंगे। आगे चलते हैं। महर्षि आरुणि का महाविद्यालय, चतुर्थ मंडल जो हम पढ़ रहे हैं, उसका प्रथम अध्याय शिक्षा और विद्या देव संस्कृति की बात चल रही है। पूरा शिक्षण व्यवस्था के ऊपर ही ये पूरा लेसन हम देख रहे हैं। और यहाँ पर भी महर्षि आरुणि के महाविद्यालय को हम देखते हैं कि कैसा महाविद्यालय है। महर्षि आरुणि मेधावी छात्र थे। उन्होंने कड़े अनुशासन में व्यक्तित्व के विकास की शिक्षा पाई थी। वो शिक्षण काल में ही सोचते रहे कि प्रतिभाओं का विकास ही समय की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। हमें अब किसका विकास करना है? प्रतिभाओं का विकास ही समय की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। मातृभाषा ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान से दैनिक उपार्जन संबंधी प्रयोजन ही पूरे होते हैं। केवल हमने भाषा का ज्ञान ले लिया, सामान्य ज्ञान ले लिया, उससे हम अपने दैनिक के कार्यक्रम हम अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और अर्थकारी शिक्षा पाकर सब लोग क्या पा सकते हैं? धन को पा सकते हैं, साधनों को पा सकते हैं, लेकिन महान नहीं बन सकते। अस्तु उन्होंने आरंभिक संस्कारों की परीक्षा लेकर ही अपने विद्यालय में भर्ती का नियम बनाया। तो ये जो अभी तक हम लोग देखते हैं कि जो स्कूल जो हैं, हमारे विद्यालय जो हैं, वो किस बेस पर एडमिशन होते हैं। तो उनका एडमिशन होता है कि उनको कितनी नॉलेज है, आईक्यू चेक करेंगे, उनका बच्चों को देखेंगे, पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। छोटे-छोटे बच्चों को कितना एक सिलेबस दे दिया जाता है। वो जब तक उनको नहीं आता तो स्कूल में एडमिशन नहीं होता। पेरेंट्स कितना डर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आरुणि ने किस तरह की एक नियम बनाया कि क्या परीक्षा लेने का उन्होंने नियम बनाया कि आरंभ में बालपन में ही बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाएं। आरंभिक संस्कारों की परीक्षा लेकर एक बार हमें कहीं जाना पड़ा, तो हम उनके घर गए। तो बच्चे जो थे बड़े अच्छे से पेश नहीं आ रहे थे, बहुत अच्छा सा बर्ताव नहीं कर रहे थे। तो वहां पर कई लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक ने कहा कि इन्हें ये चीज नहीं बताई कि जैसे हम बोलते हैं कि तमीज और बदतमीज, ये दो के बीच का जो डिफरेंस है ना, इन बच्चों को बताया नहीं। क्या तमीज क्या है और बदतमीजी क्या चीज है? ये अगर डिफरेंस उनको बता दिया जाता तो बच्चे समझ जाते हैं, बच्चे सब समझते हैं। हम उनको समझा नहीं पाते क्योंकि हम अपने व्यवहार को नहीं देखते, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं या हमारे आसपास का वातावरण क्या है। तो यहाँ पे आरुणि ने किस प्रकार की परीक्षा ली? उनके आरंभिक संस्कारों की परीक्षा लेकर ही विद्यालय में भर्ती का नियम बनाया। सभी स्तर के छात्रों को उनके यहाँ प्रवेश की सुविधा न थी। सभी हर स्तर के बच्चे वहां पर उनको एडमिशन नहीं देते थे। आरुणि पुराण इतिहासों से क्या प्रयोजन निकालते थे? केवल भले बुरे निष्कर्ष निकालने का प्रयोजन पूरा करते थे कि इतिहास पढ़ाते
तो उससे सिर्फ यही देखते कि क्या पिछला समय कौन सा समय अच्छा था, समाज की उन्नति के लिए था, और कौन सा समाज समाज की अवनति के लिए था। भला बुरा निष्कर्ष निकालने का वो काम पूरा करते थे। इतना ही इतिहास पढ़ाया जाता था। और आप अब के समय की समस्याओं और आवश्यकताओं का स्वरूप, कारण और निराकरण समझाना उनका प्रधान विषय था। उनके यहाँ पक्ष और विपक्ष का तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता था। कोई भी बात रखें तो उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में, ऐसा जो आजकल डिबेट होते हैं, ऐसा ही उनका पढ़ाने का, ऐसा ही उनका माध्यम था। अब जिससे कि ऐसा, उससे क्या हुआ कि प्रतिपक्षों की सहायता करने में समर्थ हो सके। जब तक हमारे किसी भी काम में अपोजिशन नहीं आती, जैसे हमारे देश के अंदर यदि कोई एक पार्टी होती है, तो यदि उसकी अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होती, तो वो राष्ट्र कैसा होता है, कमजोर माना जाता है। तो इसीलिए पक्ष भी हम देखें और विपक्ष दोनों ही मजबूत होने चाहिए। घर के अंदर भी कोई भी काम करना हो तो उसमें परिवार के सदस्य उसके पक्ष पर विचार करें, उस दूसरी तरफ कुछ लोग उसके विपक्ष पर विचार करें। जब वो डिबेट निकल के आती है, तब जो है समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे से निकल के आता है। तो इस प्रकार से वहां पर उनका विद्यालय का ये क्रम था। उन दिनों उच्च स्तर के महाविद्यालय थोड़े से ही थे जिनमें प्रतिभावानों की ऊंची भूमिका निभाने के योग्य बनाया जा सके। और यदि ऐसे थोड़े से ही बच्चे बनाए जाएं, लेकिन वो बच्चे एक आदमी अगर अच्छा बन जाता है, एक लड़की अच्छी बन जाती है, तो वो कितनों को पढ़ा देती है। एक विद्यार्थी अच्छा निकलता है तो कितने लोगों को अच्छा निकल बना देता है। तो हम भले ही थोड़े सा काम करें, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका को यहाँ पर निभाएं। आगे चलते हैं। सत्य केतु की स्वावलंबी शिक्षा। यहाँ पर स्वावलंबन के ऊपर पुण्य बात आती है। महर्षि सत्य केतु जिस गुरुकुल में पढ़े थे, उसमें पुस्तकें कम पढ़ाई जाती थी, पर व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करने और प्रतिभा का विकास करने पर अधिक जोर दिया जाता था। लौटने पर उन्होंने अन्य कार्यों में संलग्न होने की अपेक्षा वैसा ही गुरुकुल चलाने का निश्चय किया। किसने? महर्षि सत्यकेतु ने। जहां पढ़ते थे वहां का ऐसा ही वातावरण था कि शिक्षा के साथ साथ उन्हें, देखिए, शिक्षा अर्जित की तो हमारा उसका पहला लक्ष्य है कि हमें साथ में धन कमाना, पहली बात। और दूसरा, हमें व्यवहार कुशल होना, स्वावलंबी बनना। इस बात पर भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे सब्जेक्ट अपने बच्चों को हम ना लेके दें कि जिससे वो आगे चलकर एक दुविधा में पड़ जाएं कि वो अब आगे क्या करें। ऐसे चौराहे पर आकर जब बच्चे खड़े हो जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि अब हम कहाँ जाएं। तो बड़ी सोच समझ से ही 10वीं के बाद के जो हमने 11वीं के जो सब्जेक्ट लेने हैं, उसमें बहुत ही एक आसान तरीका है कि पहली नर्सरी से लेके, जैसे जो हमारे पास रिपोर्ट कार्ड्स हैं, पहली से लेकर 10वीं तक की सारी रिपोर्ट कार्ड हम अपने पास निकाल के रख लें, संभाल के रखें पहली बात तो। और उसके बाद 10वीं तक की सब रिपोर्ट कार्ड अपने सामने रख लें। और उसके बाद हम बच्चे की इंटरेस्ट को हम जान सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट साइंस में है, मैथ्स में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। जितने 10वीं क्लास तक उसने जिस सब्जेक्ट के अंदर अच्छी एक पकड़ पकड़ी, वो सब्जेक्ट उसके जीवन का निर्माण कर देगा। और जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर रहा, मान लो विज्ञान में तो वो बहुत ही कमजोर था, और हमने उसको 11वीं कक्षा में आके विज्ञान ले दिया, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा बताइए? उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा। उसका मीडियम हिंदी मीडियम सारी उम्र रहा, 11th के अंदर उसको इंग्लिश मीडियम दे दिया, क्या इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़नी उसको दे दी हो, क्या समझ आएगा उसको? तो हमें इस बात का बहुत ही आसान है, और ऐसा ही हमने किया। मुझे एक बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा था, तो आज वो इंग्लिश की वजह से ही अपना जो कमाने का काम है वो इंग्लिश के माध्यम से ही हुआ। इंग्लिश इतनी अच्छी हुई, इतना जबरदस्त कमांड था, सभी टीचर्स बोला करते थे कि इसका इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड है, और वो जीवन में कामयाबी रही। दूसरा बच्चा, और उसका भी यहाँ पर हम बात करते हैं, समस्या के समाधान की बात करनी है आज। कि दूसरा बच्चा जो हम लोग क्या करते थे कि गली मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर अपने घर ले आती थी मैं। घर ले आके और सब बच्चों को, मेरे बच्चे आपस में बैठ के पढ़ाया करते थे। ये अनुभव बता रही हूँ यहाँ पर। तो अब बच्चे पढ़ाया करते थे। अब जिस बच्ची ने इंग्लिश पढ़ाई, वो उसकी बड़ी वाली बिटिया की इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी, जबरदस्त कमांड। और दूसरी वाली विज्ञान पढ़ाती थी,
और गणित पढ़ाती थी, तो उसी फील्ड में निकली। भाई छोटा वाला मैथ्स पढ़ाता था और मैथ्स में वो बहुत अच्छा निकला। तो दूसरा उनके सब्जेक्ट भी चेक किए, तो हाँ भाई उसको यही विषय लेके देने हैं जो 10वीं तक का रिजल्ट अच्छा है। अगर हम लोग उसकी ये बात को नहीं ध्यान में रखते, तो वो सफलता कैसे मिल सकती थी। इस बातों का ये बातें बहुत छोटी-छोटी हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं कि बच्चे किस तरीके से आगे बढ़े। दूसरा, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। अब ये बात जो डॉक्टर बनने की बात है ना, ये नर्सरी क्लास से शुरू करनी होगी। अब एक डॉक्टर यदि उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं हो, उसको बारीक से बारीक ड्राइंग वो नहीं बना सकता हो, तो कैसे वो आँख का स्पेशलिस्ट बनेगा, जबकि उसकी गहराई से उसको ड्राइंग बनानी पड़ती है। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि हमने उसको बनाना क्या है। तो यदि हमने संगीत में भेजना है, माता-पिता की इच्छाएँ भी बच्चों के साथ जुड़ती हैं, ये बात भी सत्य है। माता-पिता अपनी इच्छाएँ स्पोर्ट्स में नहीं जा सके, माता-पिता खेलने नहीं देते थे, और माता-पिता की इच्छा होती मेरा बच्चा तो खिलाड़ी बने। तो फिर वो ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से करनी पड़ेगी? नर्सरी क्लास से। बिल्कुल जन्म के साथ ही वो स्टार्ट करनी पड़ेगी, और जैसे वो बड़ा होता है उस हिसाब से। अब जैसे वो डॉक्टर बने, तो डॉक्टर के लिए इतने पेपर। आपको एक बात बताऊँ, मैं अपनी माँ के घर जाया करती थी, तो हमारे बड़े जीजा जी मेरे से पूछा करते थे कि क्या दूँ तुझे? जैसे बेटी को आई है तो कुछ देते हैं। तो मैं उनको बोलती कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे कागज़ पेपर ला दो, प्लेन पेपर, जैसे व्हाइट पेपर। तो वो मुझे पूरा बड़े-बड़े रिम जो थे मुझे व्हाइट पेपर्स के ला के देते थे, और मैं सूटकेस में भरकर, अब देखिए चंडीगढ़ से राजस्थान तक मैं सूटकेस में भरकर बच्चों के लिए क्या लाती थी, बहुत सारे प्लेन पेपर्स। और आकर बच्चे जो कटिंग करते थे, जो कट एंड पेस्ट ड्राइंग, जो काम चला। और वो इतना, एक रूम कमरा तो ऐसा था जिसके अंदर ये सारे काम चलते थे। उसमें सिर्फ ड्राइंग चलती थी, कट एंड पेस्ट, बस यही काम चलता था। और कोई आ जाता था ना हमारे घर में, हम दौड़ के जाते थे, उस कमरे को बंद करते थे कि कोई देख ना ले कि अंदर कितना सामान फैला रखा है इन लोगों ने। तो उससे क्या हुआ? आज वो आइज़ की जब स्पेशलिस्ट बनी, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? उसको ड्राइंग इतनी बारीकी से आती थी कि निर्माण हुआ बालक का। और यदि हम उसको सिर्फ़ पीटते ही रहते कि नहीं मुझे तो 99% मार्क्स चाहिए, 99% मार्क्स लेकर भी बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में सक्सेस नहीं आ सकती। बहुत सारी आस-पास की चीज़ें भी देखी, उसका इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि वाक़ई उसके अंदर सेवा भावना है। जब सेवा भावना नहीं है और यदि वो डॉक्टर बन भी गया, तो बताइए क्या रिज़ल्ट आएगा हाथ में? तो ये जो आज शिक्षण व्यवस्था है, हम दूसरों को दोष ना दें, हम अपने पे जाएँ। माता-पिता सबसे पहले, उनका निर्माण जो है, उनका पहला गुरु उनकी माँ है, और दूसरा उनके पिताजी। अपने घर के सारे खर्चे कट करके, कोई बिस्किट नहीं, कोई नमकीन नहीं, कोई चॉकलेट नहीं, अगर घर में आती थी तो एक अच्छी पुस्तक आती थी और साथ में अच्छे कलर्स आते थे। यही 2 चीज़ें, क्योंकि और फीस जमा होती थी। कभी भी, और पेरेंट्स के लिए एक और भी गाइडलाइन यहाँ पर देंगे, क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, और आज का दिन हम समाधान पर जाएँगे। अ, यदि माता-पिता समय पर बच्चे की फीस जमा नहीं कराते, ठीक है? हमने बहुत बड़े-बड़े स्कूल में डाल देते हैं, और जब डाल दिया और अब बच्चे जो हैं 10 तारीख हो चुकी है, बच्चे की फीस जमा नहीं हुई, और टीचर क्लास में खड़ा कर देता है किस-किस बच्चे की फीस जमा नहीं हुई, या वो नोट लिखकर घर भेज देता है। तो बच्चे का जो स्वाभिमान है ना, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। बड़ा रिस्पेक्ट जो है दूसरों बच्चों के आगे, वो अपना आप को नीचा फ़ील करता है कि मेरी फीस जमा नहीं हुई। ये बात का हम बहुत ध्यान रखें, ऐसा कभी भी नहीं हो कि हमारे बच्चे की सब कुछ पीछे, ना ही हमें बहुत सारे कपड़े चाहिए, ना ही हमें बहुत सारी सुख-सुविधाएँ चाहिए। पहली सुख-सुविधा जो चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा शिक्षा में आगे निकले, तो ये काम निश्चित रूप से करना ही करना है। और भी बताऊँ यहाँ पर, क्योंकि शिक्षा अपने अनुभव निकल के आने लगे, कि एक बार मेरी बड़ी वाली दीदी के छुट्टियों में माई माँ के घर जाते हैं, लड़कियाँ जुड़ जाती हैं, अपने बच्चों को भी लेके जाती हैं। मैं भी जाया करती थी। तो जब गई तो बड़े वाले दीदी के जेठ जी, उनके पास मैं गई तो उनके बच्चे बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे। तो मैंने उनसे पूछा प्रश्न कि भैया, हम पंजाबी लोग हैं तो पापा जी बोलते हैं, पापा जी एक बात बताइए कि वो तरीका बताइए कि मेरे बच्चे भी खूब पढ़ें। छोटे-छोटे बच्चे थे मेरे, पहली दूसरी क्लास के।
तो उन्होंने बस पहले ही बात बोली कि मायके आना छोड़ दो। मायके आना छोड़ दो? क्या उससे बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएँगे? तो बोले नहीं। फिर? तो बोले कि जब छुट्टियाँ होती हैं ना 2 महीने की, तो उसी के अंदर जो बच्चे हैं अपनी अगली क्लास की मैथ्स, साइंस, इंग्लिश ये सारा एक बार कोर्स को पढ़ लें और जब कक्षा में पढ़ाया जाएगा, तो वो दूसरी बार होगा और जब वो उसका रिवीजन करेंगे तो तीसरी बार। 2-3 बार साल के अंदर हमारी एक देवा मैडम थे, वो तो कहते थे कि अगर एक सवाल एक जो मैथ्स का एक सवाल है, उसको यदि 6 बार कर लिया गया हो साल के अंदर, तो बच्चा पूरे 100 बाय 100 मार्क्स लेता है। 6 बार, 6 टाइम अगर वो कर चुका है तो पहली, दूसरी अलग-अलग सेमेस्टर के अंदर या बार-बार उसको कराया जाए तो। तो वो तो 6 बार करने के लिए देखिए छुट्टियों के अंदर ही उसको एक बार पूरा गो थ्रू हो जाए, एक कोर्स हो जाए और जो पिछली क्लास पास की है, उसका भी दोहरान हो जाए। अच्छा इससे हो जाएगा? बोले हाँ। और साथ में छुट्टियों में ड्राइंग कराओ, उनको जो उनकी हॉबी है, सिलाई अच्छी लगती है, उनको संगीत अच्छा लगता है, ये कोचिंग दो। उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया और रियली थैंक मैं बहुत उनकी धन्यवादी हूँ और जब भी वो मुझे मिलते हैं, अभी भी जब भी मैं जाती हूँ और जब भी वो मुझे मिलते हैं, तो मैं उनका जाके धन्यवाद करती हूँ कि भाई साहब, आपने मुझे जो बताया उससे मेरे बच्चे बड़े अच्छे निकले। तो छुट्टियों में ही अगली क्लास की मैं उनको, यदि मुझे जब तक मुझे आता था 8वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक, उससे आगे तो मुझे नहीं आती थी साइंस और मैथ। तो वो बच्चों को जब तक मुझे आता था, जब तक खुद पढ़ाया, उसके बाद उनको डाल दिया कोचिंग में भी। वो कोचिंग भी अपने घर में बच्चे ज़्यादा आते थे, बच्चे ही बच्चों को पढ़ाते थे और उससे फ़ायदा ये हुआ कि अपने बच्चों की दोहरान होती गई, बार-बार रिवीज़न होता गया और निश्चित रूप से। और 9th क्लास में मेरा बेटा कमज़ोर हुआ था, तो उस समय मैंने आँख बंद करके गुरुदेव के आगे खड़ी हुई थी और बोला कि गुरुदेव 9th का रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं आया, अब मैं क्या करूँ? तो अंतर से आवाज़, क्या इसने किसी को पढ़ाया? तो मेरे को एकदम विवेक जगा कि बहनें तो जा चुकी हैं, बड़ी हो गई, वो चली गई हैं आगे अपने-अपने फ़ील्ड में। भाई पीछे छोटा था, तो अभी तो घर में वो सिस्टम बंद हो गया था बच्चे पढ़ाने का, तो मैंने बोला नहीं पढ़ाया। बस अंतर्विवेक जगा, गली मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे किए, सिद्धार्थ के आगे रख दिए, पढ़ाओ भाई साहब। वो नहीं पढ़ते थे ना, गली मोहल्ले के बच्चे नहीं आते थे, तो स्वयं पकौड़े बनाकर, कुछ भी खाना बनाकर बच्चों को बुला-बुला के लाती और सिद्धार्थ के पास पढ़ने बिठाती। ये बात ज़रूर थी। और दूसरी बात एक और भी बताती हूँ, जब बच्चे पढ़ने बैठें, तो उनको कभी नहीं उठाना चाहिए, कभी भी नहीं। अगर वो पढ़ने बैठा है, भले ही वो पेंसिल छील रहा है या पेपर पलट रहा है या कुछ भी कर रहा है, बैठा है तो उसको मूव नहीं करना, उसको मूव नहीं करना। मोस्टली पेरेंट्स क्या होता है, बेटा पढ़ने बैठा है बच्चा तो आवाज़ देंगे, "ज़रा पानी देना, बेटा ज़रा चाय बना दे, अरे कोई देखा ना दरवाजे पर कौन है?" ये कोई काम बच्चे को नहीं बोलना जब वो पढ़ने बैठा है तो। इस सच में ये अपना अनुभव है मेरा। अपना अनुभव, इसके अंदर 100% अपना अनुभव है, इसमें 1 रुपये का भी दूसरे का ऐड नहीं है। और उसके अंदर सिद्धार्थ जब पढ़ते थे, तो अगर वो उस समय बच्चे तो उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मैगी अच्छी होती है, नहीं होती। तो उस समय मुझे बोलता था कि मम्मी मुझे मैगी खानी है। अच्छा तू हिल मत, मैं जाती हूँ, मैं स अपने घर से उतर के जाती, बाहर जाके मैगी लेके आती, जो वो उसको जो खाना चाहिए होता था, वो मैं खुद जाके लेके आती। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इसको जाओ ज़रा पोस्ट ऑफिस चले जाओ, बच्चों को बोलते हैं, या रेलवे स्टेशन चले जाओ, कोई बुक करनी है, बुकिंग करनी है। तो मैं उनको बोलती नहीं, बच्चे नहीं जाएँगे, मैं जाऊँ, मैं करूँगी ये काम। और बच्चों को वो हिलने नहीं देती। तो मुझे डाँट भी पड़ा करती थी कि क्या है, बच्चों को सिर चढ़ा रखा है, उनको उठने भी नहीं देती है, सीखेंगे कैसे? सब सीख जाएँगे। किचन के काम में सब सीख जाएँगे। ये सिर्फ़ माँ को देख के काम देखकर सीख जाएँगे। इवन आपको देखकर सीखने की बात बताऊँ, मेरे पास ये अमेरिकन लड़का है, एडी के नाम से है। आज सुबह मैं पोहा बना रही थी, तो वो मेरे पास खड़ा हुआ था और वो मेरे को देख रहा था कि मैं कैसे बनाती हूँ। उसने मुझे आलू छीलते हुए, हर चीज़ में देखा, हरी मिर्च काटते हुए, अच्छा, लास्ट तक वो सीख चुका था। तो सिखाने के लिए बच्चे तो पास खड़े-खड़े भी सीख जाते हैं। और भी बताऊँ, रसोई के अंदर मैं एक अखबार बिछा दिया करती थी, न्यूज़पेपर, स्लैपर बिछा देती थी कि वो मैं चाहती थी मेरे बच्चे ये न्यूज़ पढ़ें, आज अच्छी न्यूज़ आई है। तो वो जब बच्चे आते थे किचन में तो खाने के लिए खड़े होते थे, बात करने खड़े होते थे मम्मी के पास, तो उनकी निगाह जो है वो पेपर पे चली जाती थी। अरे! ये आया आज पेपर में, तो वो देखने लग जाते थे। तो पढ़ाने के लिए हम जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंसी जो हमारी आ चुकी है कि वो इंस्टीट्यूट ही हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे, ये कहाँ की बात हो गई? वो हमें पढ़ाएंगे या हमारे घर का वातावरण उनको पढ़ाएगा?
तो उनको पढ़ाना है तो हम पढ़ाएँगे। जब तक हम स्वयं नहीं पढ़ा सकते, हमें दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना। और जब ये बात बच्चों को आ जाती है 9th 10th, और भी बताऊँ यहाँ पर, हम लोग 8th में मेरी बड़ी वाली बिटिया बड़ी कमज़ोर हो गई थी। तो उसको सिर्फ़ एक सब्जेक्ट आता था, इंग्लिश, बस, और कोई सब्जेक्ट, बड़ी कमज़ोर थी वो। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उसकी टीचर के पास रेगुलर जाते थे, तीनों बच्चों के। रेगुलर, एक नियमित रूप से हम उनके अध्यापक से, प्रिंसिपल से, जो सब्जेक्ट उनका मुझे वीक दिखता था, उसके पास हम लोग बराबर जाते रहे। छोटी वाली जाती थी, जो कोचिंग पे जाती थी ना, तो कोचिंग के टीचर से भी बाकायदा मिल के आते थे और जाके उसकी रिपोर्ट लेके आते थे कि वो अच्छा चल रही है। तो जब टीचर को मालूम होता था कि पेरेंट्स इतना ध्यान देते हैं, तो वो बच्चे पर पूरा ध्यान देते हैं। जब पेरेंट्स लापरवाह होते हैं, मालूम ही नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं, और बच्चे को भी डर होता था कि मेरे मम्मी-डैडी कभी भी स्कूल आ जाएँगे और हमारी जो है जाँच हो जाएगी कि हम स्कूल में रेगुलर आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमारी जाँच हो जाएगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं। एक शिशु का निर्माण, जो हमने पहले भी पढ़ा तृतीय भाग के अंदर, एक बहुत बड़ा एक रोल है पेरेंट्स का। जब तक माता-पिता सक्रिय नहीं होते, जब तक नहीं। और दूसरी बात, हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी बात रहती है मकान बनाने की। बड़ी-बड़ी शादियाँ करने की। हम लड़की के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं कि उसकी शादी बड़े करेंगे और उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते। अब मेरी एक परिवार के अंदर है, बिल्कुल नाम नहीं ले सकते, परिवार के अंदर हैं, उन्होंने अपनी बेटियों को घर से बाहर निकाला ही नहीं। जब वो 11th के बाद, 12th के बाद जैसे वो कोचिंग पे जाती हैं, नहीं इतनी दूर कोचिंग पे नहीं जाना, पहली बात। दूसरा, अ, किसी भी अगर 12th के बाद तो भाई कोचिंग पे नहीं जाएगी, 12th के बाद उसको एक्स्ट्रा पढ़ना है, कॉम्पिटिशन देना है, वो घर से बाहर नहीं जाएगी। लो साहब हो गया काम। वो किसी कॉम्पिटिशन में नहीं जाएगी। इवन मेरी खुद की जीवन में मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो गाइड, स्काउट सब में भाग लेती थी। एनसीसी में भी भाग लिया। जब एनसीसी के प्रैक्टिकल का जब समय आया, जब बाहर जाना होता था, तो मुझे इतना डर था और अपने अंदर विश्वास था कि मेरे माता-पिता मुझे जाने नहीं देंगे। तो वहीं मैंने एनसीसी छोड़ दी। इतना साहस भी नहीं किया कि मैं जाकर अपने माता-पिता से पूछ लूँ कि क्या मैं चली जाऊँ? नहीं, पूछा भी नहीं। रीज़न मुझे मालूम था वो जाने नहीं देंगे मुझे घर से बाहर, क्योंकि बड़ी बहन और बड़े बच्चों के साथ जो हमने व्यवहार देखा था, तो बच्चे के अंदर ये बात आती है। बेटियों को बाहर ना जाने देना एक बहुत बड़ा हम बाधा बना देते हैं। जब हमने खुद ही उनको आगे नहीं बढ़ाया, उनको कौन आगे बढ़ा सकता है? हम स्वयं। 10वीं 11th के बाद, 12th के बाद बड़ी वाली बिटिया ने विप्रो जॉइन कर लिया था। वो विप्रो में जॉब करती थी और मैं उसकी कोचिंग लेती थी। बिल्कुल, मैंने स्वयं उसकी बीए की क्लासेस की कोचिंग उसकी टीचर के बच्चों के साथ बैठ के ली है और आके उसको पढ़ाया है। ठीक है? और छोटी वाली ने चाणक्य इंस्टीट्यूट जॉइन किया और वहाँ से उसने मेडिकल का वो लिया, कोचिंग ली और उसका सिलेक्शन हुआ। दोनों बेटियों ने जहाँ भी कहीं कॉम्पिटिशन जाना होता था, दोनों बहनें जाके अकेली चली जाती थी या दोनों बहनें साथ में चली जाती थी। जो भी, कभी उनके रास्ते में बस एक बात बोलती, "बेटा ध्यान से रहना।" रास्ते में किसी से खिलखिलाना नहीं, हँसना नहीं। एक माथे पे थोड़ा-सा, हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी बेटियों को हम सुरक्षा पर हम इतनी चिंतित रहते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हमने बच्चों की बाधाएँ नहीं बनना। उनके लिए रास्ते में फूल नहीं बिछा सकते, तो कम से कम हम काँटे ना बिछाएँ। ठीक है? तो बहुत सारी बातें आज हम लोग कहाँ कर रहे थे और कहाँ पे चले गए हम। और आप लोग बताना इसके बारे में, जो भी हम सुधार, समाधान, समस्याएँ जो हम समझ रहे हैं, अपने समाधान देना। हम किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाएँ। अगर मेरा बेटा 40 लाख का पैकेज लेता है, तो मेरी बेटी 80 लाख का लेना चाहिए, 100%। अपने पति से कभी नहीं माँगना, ये बात तो मैंने उनके खून में डाल दी थी, खून में, दूध पिलाते हुए। कभी भी नहीं। अगर तूने अपनी पति से पैसे माँगे, तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ बेटा, कभी भी नहीं हूँ। और यही बात मैंने अपनी आने वाली बहू को बोल देनी है। अगर तूने अपने पति से माँगे पैसे माँगे, तो मैं तेरी सास नहीं हूँ। नहीं हूँ तो नहीं हूँ। इतनी बात, हमारे बच्चों को जब तक पैरों पे नहीं खड़ी होती, हम उनको भले ना कमाएँ, बिल्कुल ना कमाएँ, नहीं जा सकते। लेकिन उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं कमा सकती हूँ। मुझे कमाना ही है, मुझे किसी से पैसा माँगना नहीं है।
और हम जो महिलाएं घर में बैठी हैं, हम भी कभी भी अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति आके बोल दे, मेरे पति भी मुझे आके नहीं बोल सकते कि तुझे मैंने खिलाया। नहीं साहब, मैंने इतना काम किया है कि मैंने बहुत, हम देने वाले हैं, हम देवता की श्रेणी में आते हैं। आचार्य जी ने हमको देने वाले की श्रेणी में रखा है, लेने वाले की श्रेणी में हम कभी नहीं आ सकते। और यदि हैं तो हम आचार्य जी के शिष्य हो नहीं सकते। हम लेवता कभी नहीं हो सकते, हम सिर्फ देवता हैं, देवता ही रहेंगे। और हम में से यदि गुरुदेव के काम के लिए और हम अपने सहयोग लेते हैं, तो वो सहयोग राशि है, वो हम किसी को दे नहीं सकते। सहयोग कर सकते हैं कि हम किसी को कुछ देते हैं, सहयोग, कि तुम्हें एक ज़िम्मेवारी दी गई कि तुमने अपने बच्चों का निर्माण करना है, तो सहयोग दिया गया। तो आप सहयोग, कोई भी व्यक्ति अगर इसमें सहयोग करता है, जब मुझे भी चाहिए थे, तो मेरी छोटी बहन ने मेरा सहयोग किया है। उसने मुझे उस समय पैसे दिए थे, जब मेरे परिवार को मेरे बच्चों की फीस की ज़रूरत थी। तो वो आके मुट्ठी बंद दे, अभी है नहीं रीटा दी यहाँ पर, होती तो वो बता देती अभी। वो मुट्ठी बंद देती थी और मैं मुट्ठी बंद ही पर्स में डाल देती थी, कभी गिना नहीं करती थी। मेरे बड़े भाई ने कितना दिया, मेरे छोटे भाई ने कितना दिया, उससे छोटे ने कितना दिया, कभी गिन कर मैंने कॉम्पिटिशन नहीं किया कि बड़े ने ज़्यादा दिया और छोटे ने कम दिया। जिसने जो दिया, अपनी अपनी पॉकेट मनी से, अपने घर के खर्चे को बचा के उन्होंने मुझे दिया, जिसने भी दिया। तो वो थैंक यू करते हुए, सहयोग राशि का सदुपयोग करते हुए हमने उन बच्चों का निर्माण किया। और ये बहुत ही एक पुरुषार्थ है, और अपना पुरुषार्थ हम स्वयं यहाँ पर बताएँ। जब भी विचारों का क्रम लें, तो हम अपने किस प्रकार से हमारी कमियाँ हैं और कहाँ हम फेल हुए, उसको भी बताने में कोई शर्म नहीं। मैं स्वयं फेल रही हूँ अपनी शिक्षा में। तो बच्चों के मारे जिन जिन कारणों से मैं असफल रही, वो पर मैं बच्चों पर कभी नहीं आने दिया। जहाँ मेरे माता-पिता ने मुझे रोका, बच्चों को कभी नहीं रोका, जा बेटा। भले ही मुझे अपने पति से झगड़ा करना पड़ता था, मैं आगे खड़ी हो जाती थी। जा बेटा, मैं सँभालूँगी तेरे पापा को, जा। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं बाहर आई हूँ और यहीं से बाहर निकलती हूँ, आप लोग विचार ले लीजिए। आज मैंने बात की थी समाधान देने की, तो पूरा किया अपनी तरफ से। जय गुरुदेव।